आज के शो में डॉलर एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। मुल्की कर्जों की अदायगियों का दबाव, तिजारती खसारे में रिकॉर्ड इजाफा, तल्ख हकाइक बेनकाब। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल, सख्त तरीन माशी इकदामात नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज इस सूरत हाल के ऊपर के सियासत की वजह से जो हमारी इकनॉमिक डिसीजन मेकिंग है वो किस तरह मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद अर्ली इलेक्शंस की तरफ मुल्क जाए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, फिर कोई केटेकर सेटअप आए, फिर इलेक्शंस हो, यानी अगस्त 2023 तक मामला जाए। तो बहुत से अहम सवाल आते हैं और इस बीचों बीच पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हमने देखा है कि उसका इंडिकेटर के तौर पर स्टॉक मार्केट, आपका रुपी, हर तरफ हमें नजर आ रहा है कि एक डाउनवर्ड प्रेशर हमें नजर आ रहा है। और ये आज से नहीं, तकरीबन 10 से 11 रुपए पाकिस्तानी रुपये अपनी कदर खो चुका है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए कुछ ही देर कबल यह खबर श्रीलंका से आई कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि द कंट्री हैज रन आउट ऑफ पेट्रोल, कि श्रीलंका के अंदर अब पेट्रोल नहीं मिल रहा, दस्तयाब नहीं है। उनके वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया है। पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता जितने भी माशी एक्सपर्ट से हमने बात की है वो कहते हैं कि हम निकाल तो सकते हैं जब तक इन्फ्लोज आते हैं, दूसरे ममालिक से आते हैं, और ख़ास तौर पे उस सूरत हाल में जब दूसरे ममालिक ने भी अपने इन्फ्लोज IMF से टाई अप कर दिए हैं कि IMF अप्रूव करेगा या IMF का प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट होगा, पैसे आएंगे, तो फिर दूसरे ममालिक भी अपने फाइनेंसेस या इन्फ्लोज या पाकिस्तान को जारी करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर, इस सियासी और माशी सूरत हाल के अंदर, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है? इससे निकलने का रास्ता आखिरकार क्या है? और साथ साथ ऐसा पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस हमने पहले देखा या नहीं देखा, ये सवाल भी उठाएंगे। मेरे साथ बहुत माहिर एक्सपर्ट हैं एनर्जी के और मईशत को भी बड़े बेहतर समझते हैं। अरशद अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आपके एनालिसिस, आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स अक्सर हमारे डिस्कस भी होती हैं। आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हमारे साथ मलिक बोस्तान साहब फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। आपका बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अरशद साहब, ये फरमाएं कि क्योंकि आपने बेतहाशा हुकूमतों को यानी एडवाइजेस भी दिए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के एनर्जी लॉसेस या पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो सकता है, इससे पहले आपने कोई ऐसा पैरालिसिस देखा है स्टेट लेवल के ऊपर, पॉलिसी लेवल के ऊपर, कि जब से नई हुकूमत आई है, 1 माह से ज्यादा अरसा हो गया, बिल्कुल पॉलिसी इन एक्शन है, कोई चीज नहीं हो रही, कोई फैसला नहीं हो रहा, एक तरह से लग रहा है कि मफलूज हुकूमत हो गई है, फालिज ज़्यादा पैरालाइज हो गई है। आपके एक्सपीरियंस और तजुर्बे में ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया है अरशद साहब? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। देखें, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल ठीक है और ठीक बात बता रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे एक बात को बड़ी हैरानगी से देखता हूँ कि क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी जो कि गवर्नमेंट्स को चलाती है, चाहे नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, ये कहाँ है, ये क्यों क्लैप्स हो गई है, ये कहाँ हमारे आपके ख्याल में सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं है? हमारे पास इकनॉमिक अफेयर में भी सेक्रेटरीज हैं, और देखिए कितने बड़े ब्रिगेड्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। वो लोग, क्या उनकी सैलरी नहीं मिल रही उनको? क्या जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी उनके कोई प्रिविलेज पक्ष नहीं मिल रहे? ये देखिए, गवर्नमेंट्स दुनिया में तब्दील होती रहती हैं। आप इटली में या जापान में हम तो सुनते रहते हैं, शायद कि विज़िट भी होते हैं, वो 6 महीने बाद, साल बाद। यूनान में भी ऐसे होता है। असल जो आपने जिस चीज़ की तरफ निशानदेही की है वो ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू हो गया वो ये हो गया हुआ है कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, वो जो जिसने चलाना होता है गवर्नमेंट को, जिसने इमरान खान को भी चलाना होता है, जिसने नवाज शरीफ को भी चलाना होता है, या जरदारी साहब को या शहबाज शरीफ को, वो उसका कलेप्स है, वो पैरालाइज है, उसमें वो कमिटमेंट नहीं है। पता नहीं क्या बात है, नैब से डरे हुए हैं, किससे डरे हुए हैं? क्योंकि अगर आप बात करें एनर्जी सेक्टर्स की तो देखिए मेरे ख्याल में सेक्रेटरी तक की बात बिल्कुल पहुंची है, उसके टेबल में है कि आज से 3 साल पहले हमने एक प्रोग्राम बना के दिया, डूएबल है। हमने कहा कि देखें पाकिस्तान में बड़ा क्राइसिस आएगा ऑयल एंड गैस का, आपकी डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन नहीं है और अभी पाकिस्तान का भी 43% हुआ है, तो आपने काम करना है, एक पेट्रोलियम पॉलिसी का अनाउंस करना है। वो आपने खाली जब अनाउंस करते हैं, ये 4-5 पेज हैं जी, A4 साइज़ के, जिसे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को कहते हैं या आयरन गैस कंपनीज को कहते हैं, आए पाकिस्तान में,
ऑयल और गैस को आके एक्सप्लोर करें, उसमें विन विन सिचुएशन होती है, वो भी प्रॉफिट बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। लेकिन इशू ये है कि आप यकीन करें कि आज इसको 3 साल हो गए हैं, बार बार रिमाइंडर भी कहा गया कि देखें ये आपका काम है, हम प्लेयर नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं या कोई और बंदा है, हमारी तो कोई कंपनी वगैरह नहीं है ऑयल एंड गैस की। इस तरह शेल गैस है जिस पे दुनिया भर में काम हुआ, दुनिया भर में एक हमारी जो रिपोर्ट है वो उसकी क्या आप कह सकते हैं एक्सेप्टेंस हुई है, बल्कि उसी रिपोर्ट की बेस के ऊपर 4-5 माह मुझे अमेरिका में बुलाया है कि जी आप यहाँ पे काम करें, पाकिस्तान में जाके बताएं कि कितना बड़ा रिजर्व है आज पाकिस्तान। एक्चुअली इशू क्या है जो आपने बात की है कि पेट्रोल नहीं है। देखिए बात यह है कि शेल ऑयल एंड गैस का जो पोटेंशियल है 100, मैं खाली गैस को कहूँगा तो 105 ट्रिलियन CF है, हर चीज़ प्रूवन है, बात है। लेकिन क्या है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इकनॉमिक डिवीजन है, ये है, हमारा कोई पूछने का थोड़ा सा हक बनता है। गवर्नमेंटें तो आती रहती हैं, चलाना तो आपने डाटा आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, इंस्ट्रूमेंट सारे आपके पास हैं। क्या शहबाज शरीफ आएगा तो उसके कहने पे आपने काम करना है? ये भी एक पाकिस्तान में एक कंसेप्ट मेरे ख्याल में एक बताना चाहिए लोगों को। वो ये बताना चाहिए कि दुनिया भर में गवर्नमेंट्स तो तब्दील होती रहती हैं, वो तो एक सेरेमोनियल होते हैं, असल काम तो इन लोगों ने करना है जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी या अफसर जो हमारे लगे हुए हैं। क्या ये किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे होते हैं? तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है। Exactly, ये बड़ी आपने सही निशानदी की है आपके प्रोग्राम में बोस्तान खान अरशद अब्बास साहब कि आप जिस तरह आप कह रहे हैं मैं ये बोस्तान भी खान का काम भी नहीं कर रही कोई। मैं एक आपको तो यहाँ पे बोस्तान खान भी हैं, इनका एक मैं कल परसों की बात सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की कि 98 में यानी 1998 में $50,000 रह गए थे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व। अभी तो हमारे पास अभी भी 6 बिलियन है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस जो है ना ब्यूरोक्रेसी का होता है। एक मिनिस्टर सेक्रेटरी फाइनेंस आप देखें ना, वो कहाँ से उठ के आया होता है, इस लेवल पे पहुँचता है, 55-60 के करीब होते हैं, ये इनका काम होता है। तो हमें आज एक बड़ा क्वेश्चन सारा जाता ही इनकी तरफ है कि बताइए, फ़र्ज़ करें कोई गवर्नमेंट नहीं है, पैरालाइज होगी है, अगले इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, फ़र्ज़ करें ये आ जाएगी, तो क्या ये काम नहीं करेंगे? क्या इनको एक जिसे कहते हैं ना चाबक लेके एक बंदा इनके पीछे पड़ेगा फिर काम करेंगे? मेरे तो एनालिसिस ये हैं, और मैं गुज़िश्ता आपको कहूँ कि 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ इसी तरह पावर सेक्टर में कि देखें सुने। बात ये है कि आपने पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ानी है ताकि कहते हैं ना वो मिनिमम 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल से मैक्सिमम आपकी रिकमेंडेशंस हैं और जो रिसर्च है इस पे आने से कबल जिस तरह आपने पहले निशानदेही की है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, मैं मलिक बोस्तान साहब को भी प्रोग्राम में गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगा। बोस्तान साहब, यही सवाल जो मैंने अरशद साहब से पहले पूछा मैं आपकी तरफ रखना चाहूंगा, क्योंकि आपने ऐसा इन एक्शन एक पैरालाइज मफलूज फालिज़दा, यानी जो ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा था कि हुकूमत फालिज़दा, ये कह रहे हैं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी जो चलाती है हुकूमत, और दुरुस्त कह रहे हैं कि वो भी यानी पूरा स्ट्रक्चर ही हमें नजर आ रहा है कि ना कोई फैसले कर रहा है। और अगर इलेक्शंस पहले होते हैं बोस्तान साहब, तो इसका मतलब फिर एक केयर टेकर सेटअप आएगा, IMF उससे मुज़ाकरात करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसे सिचुएशन में डॉलर किधर जाएगा बोस्तान साहब, आपको क्या लगता है? और माजी में आपने कभी ऐसा देखा है, ऐसा हाल पाकिस्तान में? नहीं, इससे मुश्किल वक्त में हमने देखा है, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो अभी फरमा रहे थे कि 98 में सिर्फ $400 मिलियन के रिजर्व रह गए थे, इकनॉमिक सेक्शन लग चुकी थी और डॉलर का रेट 44 से बढ़ के 68 हो गए थे और 100 की बातें हो रही थी। तो उस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस से निकल सकता है, तो आज तो कोई वजह नहीं कि इंशाल्लाह ना निकल सके। कोई इतना बड़ा तजारती खसारा भी नहीं है, इकनॉमिक सेक्शन भी नहीं है। हमारा क्या है, $6 अरब की हमारी इम्पोर्ट है, $3 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है, $3 अरब की हमारी वर्कर रेमिटेंस है। तो गैप तो कोई नहीं है। गैप है तो हमारी पॉलिसियों का गैप है, इम्प्लीमेंट का गैप है, फैसले करने की कुव्वत नहीं है हमें। तो मैंने आज भी जूम पे शहबाज शरीफ साहब से मेरी मीटिंग थी और मैंने उन्होंने पूछा, बड़ी तशवीश का इजहार किया कि डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है, इसकी बुनियादी वजह। तो मैंने उन्हें बुनियादी वजह तो इसके कमर्शियल बैंक है, फ्री मार्केट नहीं है, क्योंकि वो जब तक रेट बढ़ाते रहेंगे तो मार्केट में रेट बढ़ेगा। वो अगर ₹1 गिराएंगे तो हम ₹2 गिराएंगे। आपकी मैंने बोला जब आपने हल्फबरदारी की थी तो डॉलर का रेट उस दिन 190 था, लेकिन आपकी हल्फबरदारी के बाद 181 हो गया। आपकी ये क्रेडिबिलिटी थी कि नून हुकूमत जब भी ये डॉलर रेट गिरे। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब ने जलसों का
ऐलान किया और उन जलसे जुलूस ने रुपये का भी जुलूस निकाल दिया और 20 मई को जो अभी उनका धरना होना है, इससे बड़ी पैनिक है और बड़ी खास तौर से हसीन साहब ने जो पेशगोई की है। जो आप जो 98 से कह रहे हैं बिल्कुल इससे वर्स्ट सिचुएशन थी फाइनेंशियली, लेकिन सियासी माहौल के लिहाज से जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान साहब सड़कों पर है, इमरान खान साहब धरना देंगे, आगे इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, और अगर इलेक्शंस होंगे तो केयरटेकर सेटअप संभाल सकेगा नहीं संभाल सकेगा नवंबर तक, तो हर महीने हमारे रिजर्व्स तकरीबन 1.7 अरब डॉलर गिर रहे हैं मलिक बोस्तान साहब। तो ऐसी सूरत हाल में हम कब तक, यानी हमारे पास जो रिजर्व्स गिरते जाएंगे खुदा ना खास्ता, और अगर इनफ्लोज नहीं आते, IMF प्रोग्राम नहीं होता, तो प्रेशर कहां तक, आपको कितने महीने तक लगता है कि रुपया अंडर प्रेशर रहेगा मलिक बोस्तान साहब? जी, हमारी कल फिर मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर साहब से इसी के ऊपर, और इनसे बड़े फैसले होने वाले हैं जी। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हमने करनी। अच्छा। हमने क्या उन्हें कहा है कि छोटा सा आपने फार्मूला इस्तेमाल कर लें, लग्जरी आइटम 1 अरब डॉलर के हर महीने कम कर दें तो साल के 12 अरब डॉलर आप बचा सकते हैं। अगले साल आपने कर्जे भी 12 अरब डॉलर ही देने। अगर IMF दोस्त ममालिक हमें नहीं देते थे, अपने पाँव में खड़े होकर अपने वसाइल से हम ये कर्जे वापस कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। कोई अरसा अगर कुत्ते बिल्लियों की चीज़ें नहीं आएंगी, फ्रांस का वाटर नहीं आएगा, लग्जरी गाड़ियाँ नहीं आएंगी, पाकिस्तानी भूखे नहीं मर जाएंगे। सवाए मैं समझता हूँ अगर इस पर गवर्नमेंट फैसला कर लेती है तो वो उन्होंने आज इसके ऊपर सीरीज सुने और उन्होंने बताया कल शायद कोई बड़े फैसले हो जाए। अच्छा, आप ये खबर दे रहे हैं कि कल शायद कोई बड़े फैसले हो जाए। जो आपकी मुलाकात, आपने जो जूम पे मीटिंग की है, डॉक्टर सलमान शाह साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत के। सलमान शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए, ये जो हम मौजूदा सूरत हाल आपको कब तक, क्योंकि अब जो अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही है, क्या वो हल होगा? और अर्ली इलेक्शंस होंगे तो क्या IMF की टीम आपको लगता है कि केयरटेकर सेटअप से मुज़ाकरात करेगी या नहीं करेगी? और अगर हम इस तरह चलते रहे तो कितने माह तक हम अपने रिजर्व से अपनी एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं? सलमान शाह साहब जी। अच्छा, जरा 1 मिनट, सॉरी मेरे जी यहाँ पे हैं तो मैं जरा एक्साइटेड कर लूं, फिर आपसे बात कर। जी शाह साहब, जरूर कर लें, आप जरूर कर लें। मैं अरशद अब्बासी साहब आपकी तरफ दोबारा जाना चाहूंगा एक और अहम सवाल लेके। आपकी एक रिसर्च के मुताबिक, जो जिससे हमने पता चला था कि तकरीबन जो UFG लॉसेस हैं गैस सेक्टर के, वो तकरीबन 126 बिलियन क्यूबिक फीट हैं। अरशद अब्बासी साहब, इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी बनती है और इन इमिशंस को रोकने के लिए कितना खर्चा होगा और हमें कितना खजाने को बच सकता है, कितने अरब डॉलर बच सकते हैं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो? अरशद अब्बासी साहब देखिए, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं रिसर्च नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली दोनों हमारी गैस यूटिलिटीज़ हैं, इनका एक एक्सटेंसिव एक काम किया और उस वक्त मैं नैब में था और मेरा काम ये था कि थोड़ा सा ज़रा पता करूँ लॉसेस कितने और कैसे रिकवर हो सकते हैं। अब आप यकीन करें कि 600 MMCF डेली हमारी गैस, यानी जितनी हम कतर से मंगवाते हैं इतनी हम उड़ा देते हैं। और इस पे कितना खर्च आएगा? इस पर खर्च आएगा $300 बिलियन, जो कि क्या है कि हमें किसी से पैसा ले लेना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, जो हमारे पुराने पाइप्स हैं वो हमने ठीक करने हैं, और दिस कैन बी, यानी जिसे कहते हैं ना मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल बिल्कुल हो सकता है कि ये जिसे कहते हैं ना काउंटर फॉर द गैस है। और अभी चूँकि एक लेटर भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त शायद इमरान खान ही थे, कि देखिए आप बड़े क्लाइमेट चेंज के माशाल्लाह वाकई वो चैम्पियन भी हैं। और सबसे पहले इस वक्त ग्लासगो में जो एक बात हुई थी वो ये थी कि मीथेन इमिशन, हमारी जो गैस लूज होती है, वेस्ट होती है, सारी मीथेन इमिशन है। तो हम, मैं देखे हमारे ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है, और यही एग्जैक्टली यही लेटर हमने उसको भी लिखा, IMF की जो MD उनको भी लिखा। मैं उनको बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, और शायद वो बात भी इस पर करें कि देखिए आप जो गैस की सब्सिडी हम ख़त्म करने जा रहे हैं, या ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास गैस ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए नहीं है, तो ये मैनेजेबल है। लेकिन यहाँ मैं एक और बात का आपसे शेयर करूँगा कि मैं 2015 में एक सेमिनार हुआ था, बल्कि सेमिनार उस पर चेयरमैन था, उसके चीफ गेस्ट इमरान खान थे। तो KPK की गवर्नमेंट के ऊपर हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके तकरीबन 5 माह लगाए थे कि क्या KP में कितना मार्बल है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको बड़ी हैरानगी की बात होगी कि इस वक्त तकरीबन $70 बिलियन की मार्केट है, और पाकिस्तान $15 बिलियन तक एक्सपोर्ट कर सकता है। उस पर बड़े बड़े हमने एम्बेसडर्स बुलाए, बड़े लोग बुलाए, और वो भी यही कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तानी अब कैसे हैं। आप देखिए कि इंडिया के पास तकरीबन 13 वैरायटी हैं, इवन इस्लामाबाद, कराची में मार्केट्स में उनकी मार्बल मिलेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरह हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और किस तरह ये जो ट्रेड डेफिसिट है ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब वही बात अचानक बात आ गई, जो सेक्रेटरी थे इसके मिनरल के KPK के, उसके बाद उन्होंने वो जो फॉरेन इन्वेस्टर आए थे उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो मसला जो हमारा ब्यूरोक्रेसी पे है, ये तो मेरा इन हैंड यानी अपना एक्सपीरियंस है कि यार खुदा के वास्ते ये क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में बताऊं कि यहाँ से चाइना रॉ लेके जाता, रॉ मार्बल लेके जाता, उसी को पॉलिश करता, अपने नाम से पूरी दुनिया में बेचता है, और $6 बिलियन वो
अर्न करते हैं। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए देखिए इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती थी। उस वक्त इमरान खान ने, सच्ची बात बताऊँ, बड़े कमिटेड थे कि वादा किया था कि जब मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं ये क्या करूँगा। मैंने इसके बाद 2-3 को मैसेज किए कि इमरान खान साहब आपकी गवर्नमेंट आ गई है और यूर वेरी कीन, आप माशाल्लाह बड़े कमिटेड भी हैं, तो एक काम करें कि कैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाएं, किस तरह डॉलर का रेट कम हो। तो एक तरीका बड़ा आसान ही है, जो आपने वादा भी किया था, पूरा दिन हमारे साथ लगाया था। दुनिया बेलारूस से लेके जी अर्जेंटीना तक के लोग आए थे वहाँ पे उस सेमिनार में, वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था। तो इस पे करें। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं अगेन कहूँगा कि बात उन्होंने नीचे भिजवाई अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ और केस डेड हो गया। तो आप यकीन करें कि अगर आज इसके टिकट भी चलाएँ आज कि देखें हम ये रो रहे हैं इस बात को कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, 600 रह गए, वो रह गए, हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और बताऊँ, मैं 3-4 साल एडवाइज़र भी रहा हूँ चाइना का। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई 10 दफ़ा इस गवर्नमेंट पाकिस्तान को कहा कि देखें हमें सोयाबीन की ज़रूरत है, हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। $54 बिलियन की वो एनुअल सोयाबीन करते हैं। पाकिस्तान में भी सोयाबीन का बेहतरीन जिसे कहते हैं क्लाइमेट है, पंजाब से लेके केपी तक का, लेकिन आप देखें कि इसके पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो एक मैं बताऊं, बगैर लोगों के काम किए अगर हम कहें कि हमें वही बात है IMF काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सॉल्यूशंस तो सारी हैं बशर साहब, इसका मतलब सॉल्यूशन सारी हैं। बैगर वाली बात है ना, ये जो हम वही बैगर वाली ये देखें, ये फिलॉसफी कौन तब्दील करेगा। हो सकता है कि इमरान जो इतना क्राउड ले रहे हैं, मेरे ख्याल में आप नई कमिटमेंट के साथ आएँ और उनका मेन फोकस ये हो कि पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी किस तरह आगे बढ़ाई जाए। देखिए ना, मैं आज अगर साहब इजाजत दें तो डॉक्टर सलमान शाह साहब भी, जी डॉक्टर सलमान शाह साहब भी साथ हैं। शहबाज साहब की जो रिकमेंडेशन है इंतहाई अहम है नाज़रीन, क्योंकि हम किस तरह, और जो मलिक बुस्तान साहब भी बात कह रहे हैं, अब सलमान शाह साहब से पूछते हैं। सलमान शाह साहब, एक क्राइसिस तो है जो नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि हम अगर एक अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जो बहुत से लोग बात कह रहे हैं, और इस वक्त ये सारे पॉलिसी एक्शंस नहीं लेते, तो क्या ये हल है पहले तो? और क्या अगर कोई केयर टेकर सेटअप आता है तो उससे IMF की टीम मुज़ाकरात करेगी, हमारा जो प्रोग्राम बंद है वो दोबारा रीस्टार्ट होगा, या अक्टूबर-नवंबर तक हमें इस तरह गुजारना होगा? और क्या हमारी रिजर्व पोजीशन ऐसी है कि हम अपनी एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें ऐसी सूरत हाल में? शाह साहब, आई थिंक एक तो ये है कि ये IMF के जो प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स हैं जी, वो बिजली के बिलों के ऊपर वो कहते हैं बिजली की पूरी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और पेट्रोलियम सब्सिडी को ख़त्म करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके जो रेवेन्यूज के टारगेट्स हैं उसके मुताबिक आपको रेवेन्यूज और टैक्सेस सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे। और ये आई थिंक कोई इतने नामुमकिन चीज़ें नहीं हैं, ये हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में असल में प्रॉब्लम है कि सियासत हमने इस तरह की बना दी है कि हर गवर्नमेंट समझती है कि वो अगर ये काम करेगी तो उसको इलेक्शन में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस वक्त वो अपने इलेक्ट्रल प्रोस्पेक्ट्स की तरफ देख रहे हैं और मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ नहीं देख रहे। और इक़्तिसादी पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी जल्दी ये डिसीजंस लेंगे उतनी जल्दी हम इस मुश्किल से निकलेंगे। तो जहाँ तक बात है कि अगर तो पॉलिटिकली ये काम नहीं कर सकते, और ये एक कोalition गवर्नमेंट है, इसमें 13 के करीब पार्टीज हैं, हर पार्टी का डिफरेंट मौक़िफ़ है। इसके साथ साथ जो बड़ी पार्टीज हैं उनका भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और विद इन द पार्टी भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं। और हम देख रहे हैं कि साहबदार साहब की एक फर्क अप्रोच है और मिफ्ता इस्माइल साहब की कोई और अप्रोच है। सो आई थिंक इस वक्त कंफ्यूजन जो है वो हमारी गवर्नेंस की कंफ्यूजन है। और अगर हम ये सोचते हैं कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ हम जाते हैं तो फिर हमें इंटरिम गवर्नमेंट जो भी आएगी उसको एम्पावर करना पड़ेगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अग्री करेंगी कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये मायदा कर सकती है IMF के साथ, और IMF की शराइत के मुताबिक ये काम जो करने हैं वो भी करेगी, और उसके फॉलो अप में वो इलेक्शंस भी होंगे। और इलेक्शंस फिर हो सकते हैं क्योंकि बहुत से ये काम ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली आप कर सकते हैं, इनका इम्पैक्ट भी बड़ा इमीडिएट है। और जो लंबी मुद्दत के रिफॉर्म एजेंडा है वो जाहिर है कि इंटरिम गवर्नमेंट उसमें नहीं जा सकती, उनके पास इतना वक्त नहीं होगा, लेकिन वो इंतज़ार कर सकते हैं। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, मैंडेट लेके आएगी, तो वो मुश्किल काम जो है कि एनर्जी को रिफॉर्म करना है,
हमने अपनी कम्पिटिटिवनेस को बेहतर करना है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करना है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करनी है, मुल्क में एक जो है कंसिलिएशन करनी है। ये अभी दहशत गर्दी दोबारा से अपना सर सही, वो तो एक लॉन्ग टर्म फिर उनका एक प्लान होगा जिसके साथ वो आएंगे, लेकिन इन द नियर टर्म आपको लगता है कि फिर इंटरिम गवर्नमेंट को हमें एम्पावर करना होगा, तभी IMF उनसे मुज़ाकरात करके या कोई मुआहिदा हो सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक और अहम सवालात, तीनों अहम तरीन पैनलिस्ट साथ मौजूद। इस ब्रेक के बाद इस क्राइसिस से कैसे निकाला जा सकता है पाकिस्तान को, हम जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सूरत हाल, सियासी सूरत हाल का असर मईशत पर, माशी सूरत हाल आखिरकार क्या रुख अख्तियार करेगी, और ऐसे में आखिरकार हल क्या है मौजूदा बहरान से निकलने का, और क्या हम निकल सकते हैं इस बहरान से या नहीं। बहुत से अहम सवाल हम पूछ रहे हैं। अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट, मलिक बोस्तान साहब फॉरेन एसोसिएशन के चेयरमैन, और सलमान शाह साहब माहिर मईशत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मलिक बोस्तान साहब, इससे पहले शौकत तरीन साहब के दौरे में बैंक्स के हवाले से कुछ बात हुई थी, कुछ एक्शंस भी हुए थे। आज आप कह रहे हैं आप भी समझते हैं कि रीजन ये है, शहबाज शरीफ साहब को भी आपने आगाह किया, आपको जवाब क्या मिला इस बारे में? और दूसरा, क्या 200 रुपए की हद जो है वो कितना आपको लगता है कि कब टूट जाएगी जो नफसियाती हद है? देखो जी, कल फिर हमारी मीटिंग है शहबाज शरीफ साहब से, इसी सिलसिले में तफसीली मीटिंग है। आज उनका टाइम थोड़ा था, पूरी बातचीत नहीं हो सकी। कल हम उनसे दोबारा मीटिंग करेंगे और बड़े अहम फैसले होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कोई जो आप बात करें 98 की सबसे मुश्किल वक्त था, और शौकत तरीन साहब जो बात करें उनका जब दौर आया था तो अमेरिकन के मुत्तादी बनने की वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिली थी, और उन्होंने कर्जे भी बड़े लॉन्ग टर्म लिए थे, और यूरो बॉन्ड भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने रिज़र्व को बिल्ड तो कर लिया था, लेकिन आने वाली हुकूमतों को सारा खुमादा भुगतना पड़ा, और अभी भी यही हाल हुआ है। कर्जे एक हुकूमत लेती है, और जो आता है उसको वो गड़ा पूरा करने के लिए बड़े वसाइल चाहिए होते हैं, और उसकी रेपुटेशन ख़तरे में लड़ती है। अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो मुश्किल फ़ैसले नहीं करते। मुश्किल फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त माहाना सब्सिडी जो है 118 अरब आप दे रहे हैं तकरीबन, और वो आपका साल का 1425 अरब बनता है, और दफाई बिल आपका 1350 अरब है, यानी उससे भी आप अबव हो चुके हैं। तो कुछ फ़ैसले हैं जो कि हुकूमत को करने हैं, लेकिन हुकूमत क्या करती है कि जो आसान फार्मूला यही रखा है कि पेट्रोल पे कीमतें बढ़ा दो, बिजली पे कीमतें बढ़ा दो, गैस पे कीमतें बढ़ा दो, नए टैक्स पेयर नहीं तलाश किए जाते। और ये अगर ज़्यादा नए टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा हैं, जो कि पाकिस्तान की आबादी देखें 25 करोड़ है, और टैक्स पेयर साहब के 1% भी नहीं बनते, और जो दे भी रहे हैं तो वो कितना बिल दे रहे हैं, कोई 2 लाख ले दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, सिर्फ वो नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर जो आप कह रहे हैं कि कल मीटिंग होगी और मुश्किल फैसले, उसमें कोई फैसले होने जा रहे हैं, उसके बाद क्या 200 रुपये से नीचे रोकने में कामयाब हो जाएगी हुकूमत डॉलर को? बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा फ़र्क ही नहीं। आपका ट्रेड गैप अभी इस महीने का आप डेटा देखें, 3 अरब 10 करोड़ की आपकी रेमिडेंस है, और इम्पोर्ट बिल आपका 6 अरब है, 3 अरब की आपकी एक्सपोर्ट है। तो गैप तो अल्लाह के शुक्र है आपका फिल हो गया। अब आपने लग्जरी आइटम अगर आप कम करते हैं तो $1 अरब कम से कम बचाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है कि आपकी साख ख़राब हो जाएगी। तो $12 अरब आप बचा लेते हैं, $12 अरब का हमने कर्जा ही देना है, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे शाह साहब ने कहा है, वैल्यू एडेड में आना होगा, आपको प्रोडक्शन में आना होगा, उसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन बोस्तान साहब, आप किस तरह ये कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो फैसले कल होंगे वो माशी फैसले होंगे, ना कि सियासी फैसले होंगे कि इलेक्शंस कब होने हैं और इलेक्शंस असेंबली कब तहलील होनी है? आपको ये कॉन्फिडेंट है कि यही हुकूमत रहेगी और यही हुकूमत फैसले करेगी? जी, मैं समझता हूँ यही हुकूमत को रहना चाहिए। जो हुकूमत समझो कि मुश्किल फैसलों से पे अमल नहीं करा सकती, तो फिर आसान फैसला तो हर कोई कर सकता है, और इनको रहना चाहिए। उनको ये साबित करना चाहिए कि हमने 98 में भी क्राइसिस से निकले थे, और 2014 के क्राइसिस से भी निकले थे। तो इस क्राइसिस से हम निकले कि कोई इतना बड़ा नहीं है कि आपने करना है, सिर्फ आपने फैसले करने हैं। और अगर सब्सिडी देनी भी है तो या फिर अपने इनकम टैक्स बढ़ाएं। IMF से तो ये नहीं कह रहा कि आप जो है सब्सिडी, अगर आप जो आपने हमारे 118 अरब आपने सब्सिडी दी है, आपको दूसरा ज़राया हमें बताएं, तो वो भी हम बता नहीं पा रहे। तो यही चीज़ें फैसले से मुराद है, आप उन लोगों को भी पकड़े ना जो टैक्स दे ही नहीं रहे, सारी मुराद हासिल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर आपको बढ़ानी है, देखो $10 अरब की तो आप गंदम और चीनी और चाय और घी और पता नहीं क्या क्या मंगवा रहे हैं। फी एकड़ पैदावार बढ़ाना कोई कौन से मुश्किल काम है, इसमें भी हम 6 महीने में अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये आप चाहते हैं कि हुकूमत यही रहे और ये मुश्किल फैसले करे, लेकिन ये होता है या नहीं होता है तो नाज़रीन अब पता चलेगा। सलमान शाह साहब, आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत करेगी ये फैसले, या फिर इलेक्शंस होंगे, फिर नई
गवर्नमेंट आएगी, नया मैंडेट होगा, वो ये सारे फैसले करेगी और हमें इस भंवर से निकालेगी, क्या होगा शाह साहब? देखिए, आई थिंक बोस्तान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और ये हम पहले देख चुके हैं, कई बार ये चीजें हम देख चुके हैं। जब भी आप इक्तिसादी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती है, बड़ी जल्दी भागना भी शुरू कर देती है। रिफॉर्म्स करने के लिए आपको मोहलत मिल जाती है, लेकिन अगर आपने फैसले पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी पे करनी है कि हमें अगले 3 महीने में फिर लोगों में जाना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो फिर तो आपको ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत इकोनॉमिक है कि आपने इकोनॉमिकली अपने पाँव पे खड़ा होना है, नहीं तो आप बिल्कुल क्रश हो जाएंगे अगर आपकी श्रीलंका जैसी सिचुएशन हो जाएगी। वो अभी नहीं होगी, अभी टाइम है, हमारे पास वक्त है उसको ठीक करने के लिए। IMF के साथ अच्छा है या बुरा है, हमें प्रोग्राम करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए, बल्कि जब मिफ्ता साहब वाशिंगटन गए थे तो उसी वक्त करके आना चाहिए था, लेकिन उसको लटकाया गया। अब 4-5 हफ्ते से हमने एक्शन नहीं दिखाया और मार्केट्स जो हैं वो एक्शन देखती हैं, वो ये नहीं देखती नहीं। लेकिन सलमान शाह साहब, अभी मलिक बोस्तान साहब कह रहे थे सब्सिडी के हवाले से और उसका ऑल्टरनेट हमें देना है। जो हमारी टॉक्स हैं दोहा में IMF के साथ, आपको लगता है कि अब वो होंगी और क्या कंक्लूसिव होंगी इस फैसले को सामने रखते हुए कि अभी भी सब्सिडी खत्म नहीं हुई है? शाह साहब, आई थिंक ये बताना पड़ेगा, क्योंकि देखें एक बात तो है कि शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि मेरा पूरा फंडेड था और वो बता भी रहे हैं कि कैसे फंडिंग थी उसकी, वो बता रहे हैं कि वो कौन से एक्सपेंडिचर्स कट कर रहे थे और कहाँ से ये डिविडेंड्स आ रहे थे, वो सारा कुछ बता रहे हैं। तो आई एम श्योर कि मिफ्ता साहब को भी उस बातों का पता है और IMF जो है ये ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखती है। अगर हम उनको बता देंगे कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट हमने नहीं इंटरवेंशन की, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर हम फॉलो कर रहे हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन, उसके साथ साथ हम एक्सपेंडिचर्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो आई थिंक हमने एक हवा खुद ब खुद खड़ा कर दी है। और ये बड़ी ही अजीब बात है कि आपकी अपनी हुकूमत, आपका फाइनेंस मिनिस्टर वो ऐसी बातें कर रहा है कि वो मार्केट्स डर रही हैं। तो आपको बड़ी कंसिस्टेंटली और अच्छा शाह साहब, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मिफ्ता इस्माइल साहब इस केपेबल इनफ, आपको लगता है कि वो जो जिस तरह का क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं वो उससे हमें निकाल सकें, या हमें कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट जो कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी रखता हो माशी मामलात का, वो हुकूमत चलाने का, ब्यूरोक्रेसी से डील करने का, कोई इस तरह का शख्स चाहिए था? शाह साहब, आई थिंक मुझे तो लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी सपोर्ट पार्टी के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, इसलिए वो इस किस्म के सियासी किस्म के बयानात दे रहे हैं जो मार्केट्स के लिए ठीक नहीं है। अदरवाइज तो वो बड़े केपेबल हैं, उनकी बैकग्राउंड ठीक है, लेकिन वो इसहाक डार साहब जो हैं वो एक कुछ और कह रहे हैं, फिर आपके दूसरे पार्टनर जरदारी साहब कुछ और कहते हैं। सो आई थिंक कि ये कंफ्यूजन एक कोalition गवर्नमेंट की है, उसमें कोई भी फैसला नहीं करना चाहता क्योंकि वो समझते हैं कि जिसने फैसला किया उसी के ऊपर मलबा गिरेगा। तो ये गलत अप्रोच है। आई थिंक ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें जितना हम काम कर सकते हैं, हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं, अगर हम ये थोड़े बहुत कीमतों के ऊपर IMF की डिक्टेशन ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर IMF आपको स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे देती है, आपके कर्जे जो हैं वो सारे रीफाइनेंस हो सकते हैं, कल को आप इसके रीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। फिर आपके जो डोनर्स हैं, दूसरे ममालिक, आपके दोस्त ममालिक, वो आपकी बड़ी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया हमें डिफर्ड पेमेंट पे तेल दे रहा है और वो और भी दे सकता है। तो और ये मसला जो है ये यूक्रेनियन जंग का, इसने सारी उम्र तो अच्छा, और ये जो इस प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल का बहरान, यानी श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि पेट्रोल खत्म हो गया। अरशद अब्बासी साहब, यहाँ पर सब्सिडी की वजह से बहुत से लोग कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल का क्राइसिस जो नजर भी आ रहा है, जो खतो किताबत आपस में हुई है कंपनीज की, क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन का सामना कुछ दिनों में अगर फैसले नहीं होते जो नियर टर्म में हमें करने हैं, तो खुदा ना खास्ता हो सकता है कि डीजल, पेट्रोल और इसकी शॉर्टेज हो जाए? अब्बासी साहब,
नहीं नहीं, देखिए एक बात तो ये मैं अर्ज करूं कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि 4 साल पहले जैसे इमरान खान साहब आए थे तो पाकिस्तान के जितने जो टॉप के ऑयल एंड गैस के एक्सपर्ट्स थे, हमने इनको प्रोग्राम बना के दिया कि हमने इस सेक्टर में ख़ुद को फील होना है, ताकि जो सबसे बड़ा इशू है वो इम्पोर्ट किसकी, वो ऑयल और गैस की, LNG है या ऑयल है, ये $20 बिलियन को हम मेरे ख्याल में ख़त्म कर सकते हैं 5 या 6 सालों में, लेकिन वो सफ़र नहीं हो सका, आज भी है, लेकिन ये थोड़े से लॉन्ग टर्म है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, सारे टीवी चैनल में बात होती रहती है जी इसकी सब्सिडी ख़त्म करें। मैं कहता हूँ कोई बंदा ये बात नहीं करता कि पाकिस्तान में जो डेली लीकेज है, जो करप्शन है, ये एक हार्ड रियलिटी है। देखें ना पाकिस्तान का रैंक कितना है। देखिए मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि ये जो सब्सिडी हम लोगों को दे रहे हैं ये एक पीनट है, ये बड़ी छोटी सी मकदार है। आपके पास कई वीडियो भी आती हैं और ये वाकई हुआ भी है कि किस तरह दिल्ली का जो वज़ीर-ए-आला है केजरीवाल, उसने क्या किया है, करप्शन से सेविंग करके उसने कितने कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। देखिए हमारे जो इकानमिस्ट हैं वो इस साइड पे नहीं आते, ये बात नहीं करते। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी नैब या FIA, नहीं, हमें मेरे ख्याल में एक नया चार्टर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में एक नेशनल, देखिए जिस तरह मुसलमान हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा उम्रा करने जाते हैं, पाकिस्तान के लोग ही सबसे पहले, मैं ये कहूँगा कि रियासत मदीना के लिए बिल्कुल हर बंदा इमरान खान के साथ है। लेकिन एक बात ये भी अगर कमिटमेंट हो जाए कि हम आज से करप्शन नहीं करेंगे तो ये सब्सिडी, ये जो आप कह सकते हैं जो फॉरेन रिजर्व्स हैं कम हो रहे हैं, या ये जो डेफिसिट है, यार यकीन करें 1 महीने की बात है, ये मैनेजेबल है, ये डूएबल है। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है बस। ठीक, देखिए एक इस पर बात नहीं होती, सेल्फ सफिशेंसी पे इसके ऊपर बात नहीं होती, जो लॉसेज हैं प्लग हैं वो बात नहीं होती। देखो ना अब तो ये फैसला यही होना कि सब्सिडी 10 रुपये करेंगे, इजाफा करेंगे या 20 करेंगे, ये करेंगे। देखिए ये बड़ा चैलेंज है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके पॉइंट्स जो आपने कहे वो पहुंचे, हल्ला करें। मलिक बोस्तान साहब, आपका, अरशद अब्बासी साहब, सलमान शाह साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं कि अब शायद ये पैरालाइसिस खत्म हो, फैसले हों। बोस्तान साहब भी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं शायद कल कुछ फैसले हों। लेट्स सी कि क्या होता है। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जरूर दे सकते हैं आप। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।